पड़े रहो क्योंकि पैसा यहीं बनेगा। तो बाजार में लमसम करें या फिर भाग जाए। आज सुबह स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखते हैं ना तो बहुत ही बुरे हालात थे। मतलब अगर किसी ने सुबह मार्केट का हालात देखा होगा ना और भाग गया होगा कि अरे बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं बनता इसे देखने का, और क्लोजिंग के समय आकर देखेगा तो मोस्टली उसे विश्वास नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा रिकवरी आया है। आज वी शेप्ड रिकवरी आया है मार्केट में। ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं हम वॉर अब नहीं चाहते हैं, बंद करेंगे, तो अच्छा खासा रिकवरी आया था कल मार्केट में ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन कल हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रस्ट हिम एट योर ओन रिस्क, मतलब आप विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। और ऑफ कोर्स उनका कोई भी गोल यहाँ पे अचीव नहीं हुआ है, जो भी करने आए थे कुछ नहीं कर पाए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप खुद को फिलहाल भगवान से कम नहीं समझते हैं ना, गॉड से कम नहीं समझते हैं, तो इस तरह से वो भाग जाएंगे ईरान से, ये सोचना मुश्किल लगता है ना, विश्वास नहीं होता ऐसा होगा। और फिर वही हुआ कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, रात में मैंने आप लोगों को बताया था कि पब्लिक को संबोधन करेंगे, यूएस पब्लिक को। उन्होंने बोला है कि भाई ईरान को हम और भी बुरी तरह से ईरान पे अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये बोला है कि भाई 2-3 वीक में जो भी करना है कर लेंगे और निकल जाएंगे। आगे मैं इस पर डिस्कस करूँगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट देंगे, नेचुरली पूरा मार्केट गिर गया, पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर गया। ऑफकोर्स इंडियन मार्केट तो गिरना ही था, बुरी तरह से गिर गया, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी आया। तो रिकवरी बहुत ही सरप्राइजिंग था। क्यों सरप्राइजिंग था कि अभी तक क्या हो रहा था ना पिछले कुछ समय से कि इंडियन स्टॉक मार्केट ब्रेंट क्रूड को फॉलो कर रहा था या फिर क्रूड प्राइस को फॉलो कर रहा था। पिछले कुछ समय से तो यही चल रहा है, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आज क्रूड को फॉलो नहीं कर रहा था मार्केट। ब्रेंट क्रूड लगातार ऊपर जा रहा था लेकिन मार्केट रिकवर कर रहा था। आज फॉलो कर रहा था रुपी को, इंडियन रुपी बहुत तेज़ी से आज अप्रिसिएट हो रहा था ना, तो वहाँ से इसको फ़ायदा मिला और उसके कारण अच्छा खासा रिकवरी आया। तो ये सभी कुछ आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो जानेंगे कि ट्रंप अंकल आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण तो मार्केट ऊपर या नीचे होता है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बैंकिंग स्टॉक्स में क्या चल रहा है। इधर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला ना, आज भी बहुत गिरा हुआ था, फिर तो खैर रिकवर हो गया। और रुपी अचानक ये अप्रिसिएट क्यों करने लगा, अच्छा खासा ना 95 के आसपास चला गया था, अब 93 के आसपास चला आया है, अच्छा खासा अप्रिसिएशन हुआ। और आप लोगों के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेरीज, चाइना और रसिया ईरान को हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि ना पोर्टफोलियो 30, 40, 50% गिर जाना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स वो भी तो गिरे हुए हैं। तो ऐसा कैसे बोला जा सकता है किसी का पोर्टफोलियो अगर अभी 40-50% गिरा हुआ है तो कैसे बोला जा सकता है पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है। इसको कवर करूँगा। और साथ ही इक्विटी और बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स के बारे में कमेंट करूँगा ना। आप लोग पूछते हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, क्या करें, तो इस पर कमेंट करूँगा। यूलिप्स अच्छा है कि नहीं प्लीज़ गाइड, ये बताऊँगा। और इज़ इट राइट टाइम टू डू लमसम, ठीक है, लमसम करना चाहिए कि नहीं। बहुत अच्छा है, इन्होंने क्वेश्चन ही पूछा, आंसर भी दे दिया है ना। शुड वी स्टिल वेट फॉर फाइनल कंक्लूजन, मतलब वॉर बंद हो जाने के साथ वेट करेंगे। बट इफ़ वी वेट फॉर फाइनल कंक्लूजन देयर इज़ चांस ऑफ मिसिंग आउट, आंसर भी उन्होंने दे दिया, बट इसको भी मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो मार्केट देख लेते हैं, इंडियन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, और उसके बाद जो भी टॉपिक्स मैंने बोला है उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडियन मार्केट देखिए, यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस तो पहले से तो अच्छा खासा रिकवरी आया है। मतलब सुबह जिसने मार्केट देखा होगा उसको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आईटी देखिए, कॉन्ट्राबेट, मैं तो ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी कुछ डाउन है ऑलमोस्ट ना, लेकिन आईटी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन नीचे सेक्टर्स देखेंगे तो ऑफ कोर्स कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन चलता है ना। कल इतना ज़्यादा रिटर्न आया तो, और प्लस इतना बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट उतना ज़्यादा नहीं गिरा ना, रिलेटिवली बेटर है। सुबह तो बहुत ज़्यादा गिर गया था। बाहर अगर आप देखेंगे तो प्री मार्केट देखेंगे यूएस का, ठीक है, तो ये बुरी तरह से गिरा हुआ इंडिकेशन दे रहा है कि आज शायद यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे। यूरोपियन मार्केट्स देखिए, यहाँ भी हालात कोई अच्छा नहीं दिख रहा है। एशियन मार्केट्स का तो खैर हालात ख़राब था ही। तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट में कहीं भी परफॉर्मेंस, मेजर मार्केट्स में परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर भी देखेंगे तो आज डाउन ही है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। उसके बाद यूएस का 10 ईयर देखेंगे तो ये अब फिर से ऊपर जाने लगा है, थोड़ा नीचे गिरा था फिर से ऊपर जा रहा है। यूएस डॉलर अगर आप देखेंगे तो यूएस डॉलर 100 से भी ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे यूएस डॉलर भी ऊपर जा रहा है। बॉन्ड यील्ड भी पहले के मुकाबले थोड़ा ऊपर गया है यूएस का 10 ईयर, तो नेचुरली सिल्वर और गोल्ड के लिए तो नेगेटिव जाता है ना, इसीलिए वहाँ पर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद रुपी देखिए, यही है आज का सरप्राइज़। हाँ, मैंने बताया भी था कि आरबीआई कुछ स्टेप्स ले रहा है, उसका फ़र्क पड़ेगा, तो फ़र्क दिख रहा है, ठीक है।
93 से भी नीचे चला गया है डॉलर के मुकाबले, जो कि 95 के आसपास चला गया था। तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हुआ है और शॉर्ट टर्म में उम्मीद है कि थोड़ा और अप्रिसिएट कर सकता है। इसको मैं आगे कवर करूँगा क्या चल रहा है। और इंडिया का 10 ईयर G-Sec इसका तो हालत ख़राब है ना, 7.1 भी क्रॉस कर गया। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का बात बोल रहा हूँ, 7.1%। और अगर ये लड़ाई लंबा खींचा तो 7.5 के आसपास भी अगर चला जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। उसी तरह से अगर ये लड़ाई लंबा खींचा तो US का 10 ईयर भी अगर 5% के आसपास जाने लगे तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। और ये सब होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आप लोग का एक क्वेरी भी आया था ना कि US 10 ईयर G-Sec का डिफरेंट एसेट क्लासेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा इसको बड़ा टॉपिक को कवर करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। नेक्स्ट वीक के वीडियोज़ में किसी एक वीडियो में इसे डिटेल में कवर करूँगा, क्योंकि US का जो 10 ईयर G-Sec है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर US का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड है उसके ऊपर या नीचे जाने से वर्ल्ड के जितने एसेट क्लासेस हैं वर्ल्ड में सभी पे फ़र्क पड़ता है। तो इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये वी शेप्ड रिकवरी आज क्यों आया। वी शेप्ड, ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि जो पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो समझ गए हैं कि भाई मार्केट कैसे चलता है, तो शायद उन्होंने बाइंग किया है। बट एनी हाउ देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रुपये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अप्रिसिएट कर रहा है, क्योंकि RBI ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं बैंक्स के नेट ओपन पोजीशन इन ऑन शोर फॉरवर्ड मार्केट। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली। और उसके बाद जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके तरफ से बहुत ज़्यादा बाइंग हो रहा है। ऑफकोर्स रिटेल का ही बाइंग होगा ना, महीना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो पैसा सैलरी ये सब बहुत आता है ना, तो वो ऑफकोर्स या SIP ये सब भी बहुत जा रहा होगा, ठीक है। तो उसके कारण अच्छा खासा खरीदारी भी हुआ, तो ना बहुत ज़्यादा गिरा तो वहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ। लोगों को लगा भाई अच्छा मौका है खरीदने का, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, खरीद लो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ एक और बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है ना, GST कलेक्शंस का नंबर आया है ना, ठीक है, तो बहुत अच्छा नंबर आया मार्च का। मार्च में GST कलेक्शन इंडिया में 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा फिगर है, क्योंकि माहौल ऐसा है ना कि लग रहा था कि भाई कहीं डाउन ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा फिगर आया। तो ये भी मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव है कि भाई फ़िलहाल एटलीस्ट डरने की बात नहीं है, इकनॉमी ठीक ठाक चल रहा है। बट हाँ, लंबा चला हो और तब तो इकनॉमी के हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। नाउ जान लेते हैं कि ट्रंप अंकल आजकल क्या कर रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने कल रात में बोला कि भाई ईरान अगर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता है तो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर हम ईरान को बहुत बुरी तरह से हिट करेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि जो भी करना है US को वो नेक्स्ट 2-3 वीक्स में ही कर लेगा और उसके बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरह का स्टेटमेंट आया, इसीलिए मार्केट बुरी तरह से गिरा, पूरा वर्ल्ड मार्केट गिरा है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है क्लियरली कि भाई डिस्कशंस चल रहा है तेहरान के साथ, तो होपफुली वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आना चाहिए। और ठीक है, उनको मैं कोट कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या, वी आर गोइंग टू फिनिश द जॉब एंड वी आर गोइंग टू फिनिश इट वेरी फास्ट, अनकोट, ठीक है। तो देखिए, उन पे भरोसा करना तो एट योर ओन रिस्क, कल भी मैंने अच्छी तरह से समझाया था। लेकिन हाँ, जो काम था ना अनफिनिश्ड है, अभी वहाँ से नहीं भाग सकते हैं वो, ठीक है। भागेंगे तो बहुत ज़्यादा, एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे ना। US में जाकर बोलेंगे कि भाई गए क्यों थे तुम ईरान हाँ, अब वापस भाग कर आ गए, और पूरे वर्ल्ड में चलेगा ना कि ट्रम्प भाग गए, ईरान भी ना, ईरान जीत गया, इस तरह का। और उसे ट्रम्प जैसे ईगोइस्ट आदमी के लिए इसे झेलना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ कंट्री की बात नहीं चल रही, यहाँ पे ईगो की बात चल रही, एक पर्सन के ईगो की। यही मैं कल डिस्कस कर रहा था। अप्रैल तक देखते हैं, मतलब नियर फ्यूचर में तो आसान नहीं है कि कोई रेजोल्यूशन दिख रहा है, बट अप्रैल तक देखते हैं मोस्टली, क्योंकि उनको ही पता है कि लंबा खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। नवंबर में इलेक्शन भी आ रहा है, सब हार जाएंगे, उसके बाद उनका पावर बहुत कम हो जाएगा, उनके पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनको तो आगे भी लड़ना है इलेक्शन ना। डोनाल्ड ट्रंप तो बस वहाँ पर 2 ही बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, दूसरी बार है उनका, इसके बार तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो चाह रहे हो कि भाई मैं भी प्रेसिडेंट बनूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह की हरकतें करते रहें तो फिर कोई वोट तो उनको देगा नहीं। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग टाइम्स है। मोस्टली मान कर चलना चाहिए कि अप्रैल तक शायद बड़ा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। होगा नहीं होगा समय बताएगा, ठीक। और फिर उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो NATO है उससे हम पूरी तरह से हट जाएंगे, वेस्ट है, किस तरह का हेल्प नहीं कर रहा है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चल रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी ये सब किया उसका रिजल्ट क्या है कि भाई ईरान ने टोल बूथ सेटअप कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे, तो भाई जो भी टैंकर्स वहाँ से निकलेंगे
उसको पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसा दिए हुए तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते हो। अलग हेडेक आ गया, सब पूरे वर्ल्ड के लिए हेडेक आ गया, अननेसेसरी हेडेक। प्लस ईरान ने ये भी बोला है कि अगर ईरान में कोई और असैसिनेशन किया गया तो यूएस की जो भी टेक कंपनीज़ है ना मिडिल ईस्ट में, उन सभी को चुन चुन कर उस पर अटैक किया जाएगा। नाम भी उन लोगों ने लिया है, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बहुत सारे नाम, ठीक है। कि इन सभी को हम हिट करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए असैसिनेशन बंद करो, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। इसके बाद देखिए, कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना कि किसको फ़ायदा होगा, किसको लॉस होगा इस वॉर में, वहाँ पे दो कंट्रीज़ को हम मिस आउट कर गए थे। आइडियली हमें थोड़ा इसके बारे में जानना चाहिए। इज़राइल कितना स्मार्टली काम कर रहा है ना, पूरा का पूरा जो लाइमलाइट है, प्लस या माइनस जो बोले, डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, लेकिन इज़राइल अपना काम निपटा रहा है ना। ईरान पे भी जहाँ चाह रहा है वो अच्छी तरह से अटैक कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो जहाँ जहाँ उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि भाई आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। हिजबुल्ला को बुरी तरह से वो डैमेज कर रहा है। तो इज़राइल स्मार्टली अपना काम किए जा रहा है। तो ऑफकोर्स इज़राइल पे भी अटैक हो रहा है, लेकिन इज़राइल तो शुरू से इसके लिए रेडी रहा है ना, झेलने के लिए ये सब। तो मोस्टली इज़राइल भी अच्छा खासा एडवांटेज उठा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ यूएस। और दूसरा यूक्रेन प्रॉब्लम में आ गया। रसिया तो अब मैंने कल भी बोला था कि बहुत फ़ायदे में है, और एक बहुत बड़ा फ़ायदा एट द कॉस्ट ऑफ यूक्रेन है। अब देखिए, यूएस का ज़्यादातर जो रिसोर्सेज है वो ईरान पे चला गया। यूक्रेन को अब क्या देगा? उसी तरह से अगर ये जो लड़ाई है वो लंबा खींचा, यूरोपियन कंट्रीज़ ना अभी ही थोड़ा बहुत रिकवरी स्टार्ट हुआ है। पहले तो जो यूक्रेन रसिया वॉर के कारण पूरी तरह से डाउन हो गया था सारा इकोनॉमीज़, थोड़ा बहुत रिकवरी आया था वहाँ। ये फिर से लड़ाई आ गया, फिर से डाउन जाएंगे वो। तो पूरा जब डाउन रहेंगे तो खुद के कंट्री को बचाएंगे कि यूक्रेन का मदद करेंगे? तो यूक्रेन रियल ट्रबल में है। अब रसिया वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज पे है, तो यूक्रेन को बहुत ज़्यादा इसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले समय में। और मार्केट के नीचे जाने का, बहुत ज़्यादा नीचे जाने का, या शुरू में मॉर्निंग का मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स था क्रूड ऑयल ना। क्रूड ऑयल देखिए, कल तो 100 से भी एक समय नीचे चला आया था, फिर 102, 103 के आसपास था, फिर आज सुबह 105 के आसपास था, लेकिन उसके बाद लगातार ऊपर जाने लगा। जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो 109 के आसपास है, $109 पर बैरल ब्रेंट क्रूड, ठीक है। और अभी तक तो वही हो रहा था ना, क्रूड ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे गिर रहा था। लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। आज रुपी को फॉलो कर रहा था कि भाई रुपी अप्रिसिएट कर रहा है, इस खुशी में मार्केट भी अच्छा खासा रिकवर कर रहा था। सो नाउ बैंकिंग स्टॉक्स क्यों क्रैश कर रहे हैं? तो ऑफ कोर्स जो रुपी अप्रिसिएट कर रहा है ना, और जो बैंकिंग स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं, दोनों कोरिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आरबीआई ने स्पेकुलेशन रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। अभी तक क्या हो रहा था कि भाई सबको पता है कि डॉलर अप्रिसिएट कर रहा है, रुपी डिप्रिसिएट कर रहा है, तो आप डॉलर पे लॉन्ग पोजीशन लोगे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ इजी मनी था, आराम से आप पैसा बना रहे थे लॉन्ग पोजीशन लेके, ठीक है। ऑफ कोर्स आरबीआई को भी पता है, और उसके कारण रुपी पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो आरबीआई ने यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। बहुत सारे बैंक्स क्या कर रहे थे ना, अगर उनका देखेंगे बुक आप ना, 250-300 मिलियन US$ का ओपन पोजीशन। आरबीआई के सेक्शन के कारण अब क्या हो रहा है कि बैंक्स ने जो पोजीशन लिया हुआ था उसे अनवाइंड करना पड़ रहा है, जिसके कारण मार्क टू मार्केट लॉसेज उनको होगा। मैंने बताया था आप लोगों ने अबाउट 3000-4000 करोड़ के आसपास का लॉस। इसीलिए Q4 का जो रिजल्ट आएगा उनका, वहाँ पे इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम दिख सकता है। इसीलिए बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं ना, उस पर आपको प्रेशर दिख रहा है, और इसीलिए जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले तेज़ी से अप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है। और इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे पड़ा है, क्योंकि क्रूड तो लगातार ऊपर जा रहा है, फिर भी मार्केट पे उसका ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ा। अब मैं आपके क्वेरीज को आंसर कर देता हूँ। चाइना और रसिया ईरान का क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं? देखिए, यूएस बहुत बड़ा प्लेयर है। वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यूएस। तो यूएस से डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो। प्लस चाइना देखिए अभी ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसे ताइवान चाहिए, तो उसका जो नंबर 1 प्रायोरिटी फ़िलहाल है ताइवान। तो अगर वो यहाँ पे ही यूएस से पंगा ले लेगा, तो अगर वो ताइवान के लिए फ्यूचर में जाएगा तो यूएस वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और प्लस चाइना के इकनॉमी भी देखें ना, तो अभी हालात बिल्कुल ख़राब है। इस तरह के इकनॉमी पे अगर वो कुछ प्रॉब्लम करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। रिलेटिवली यूएस का इकनॉमी ठीक ठाक चल रहा है अभी, देखें करंटली चाइना का इकनॉमी का हालात ख़राब है अभी, ठीक है। तो इन रीज़न से चाइना इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहेगा। रसिया भी अगर आप देखें तो रसिया देखिए ऑलरेडी यूक्रेन से वहाँ निपट रहा है ना, तो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो वहाँ भी निपटे, यहाँ भी आए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ भी वो आता है तो यूक्रेन के साथ जो वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे यूएस पूरी तरह से
ठीक है, यूक्रेन के फेवर में चला जाएगा। अभी है ना कि दोनों को मिलाकर वो चल रहा है कि भाई रसिया का भी कुछ बात बन जाए, यूक्रेन का भी कुछ बात बन जाए। लेकिन अगर रसिया इस तरह से कुछ करने लगा तब तो यूएस पूरी तरह से यूक्रेन के फेवर में चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि अभी यूएस के सामने वर्ल्ड का कोई कंट्री नहीं है, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो या इकोनॉमिक माइट वाइज हो, टिक सके। यूएस बहुत आगे है बाकी कंट्रीज से, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी डायरेक्टली फिलहाल यूएस से टक्कर लेने की कोशिश नहीं करेगा, और जो करेगा उसके हालात ख़राब हो जाएंगे। आप बोलेंगे ईरान टक्कर ले रहा, सही बात है, लेकिन उस कंट्री का हालात देखिए ना कितना ख़राब हो चुका है, आपको ये भी देखना है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे जनता रह रहा है ना, उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसका दूसरा क्वेरी है कि अक्सर मैं बोलता हूँ ना, आप लोग का क्वेरी आता है कि सर मेरा 40% गिर गया, 50-60% गिर गया, 70% पोर्टफोलियो गिर गया। तो मैं बोलता हूँ अरे भाई जंग है क्या पूरा का पूरा स्टॉक्स? मतलब एक दो स्टॉक आई एग्री, हो सकता है कितना भी अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है गिरता है, तो मैंने कई बार बोला, लेकिन पूरा का पूरा पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक है, 15-20 स्टॉक है, पूरा का पूरा स्टॉक लेकर ही अगर 50-60% गिर जाए तो मैं फिर से बोलूँगा कि भाई आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल बेकार है। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा ना, कि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे सब कुछ रिलेटिव होता है। तो भाई देखेंगे मार्केट कितना गिरा और आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा है। मार्केट कितना गिरा है, जैसे लार्ज कैप्स कितना गिरा अभी, 10%, 12% कितना गिरा है, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप कितना गिरा है, मतलब 10%, 15%, कितना 20%। तो अगर मार्केट इतना गिरा और आपका 50-60 गिर रहा है तो ऑफकोर्स बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का एक कन्फ्यूजन क्या होता है, आप लोगों को कुछ स्टॉक्स का नाम लिखा आपने, ठीक है, कंपनीज अच्छी हैं, वो जो आपने लिखा ना कंपनीज खराब नहीं, बहुत सारी जो उसमें कंपनीज आप लोग लिख रहे हैं अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं, लेकिन आप लोग एक चीज़ भूल रहे हैं जो कि बार बार मैं बताता हूँ आप लोग को, अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक दोनों में अंतर होता है। देखिए कंपनी कितने भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसका जो प्राइसिंग है, वैल्यूएशन है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे उसको ख़रीद रहे हैं तो अच्छा स्टॉक नहीं है, वो ख़राब स्टॉक है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान में रखें, कंपनी अगर बहुत अच्छी है लेकिन अगर उसका वैल्यूएशन ख़राब है तो बिल्कुल वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको वैल्यूएशन भी देखना और प्लस उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखना है। पहले अच्छा क्या ठीक है भाई, लेकिन अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, ये सब भी देखना है, ठीक है। और मान लीजिए कि कुछ स्टॉक्स आपके ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, 40-50%, ठीक है, लेकिन सारे स्टॉक्स ही ख़राब कर रहे हैं, तब तो प्रॉब्लम है ना। आपने पोर्टफोलियो कैसा बना लिया, पोर्टफोलियो के हम सही से डाइवर्सिफाई करके बनाते हैं कि भाई कुछ ख़राब करेगा कुछ अच्छा करेगा, मिलजुल कर ठीक ठाक परफॉर्मेंस आएगा, इसीलिए तो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ना। लेकिन अगर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 50-60% गिरने लगे तब तो प्रॉब्लम है ना भाई। आप कितने भी अच्छे कंपनी खरीद लें लेकिन वो स्टॉक खराब है, ठीक है। सारा 10-15-20 स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, सभी कुछ इतना डाउन है, पोर्टफोलियो खराब है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे ठीक है मार्केट 10-15% गिरा, आपका 20-25% गिर गया, चलो ठीक है, लेकिन 50-60% गिर गया है तो समझ से बाहर की बात है ना, ठीक है। तो वो ज़रूर इस चीज़ों को आप लोग समझें और इसका ध्यान रखें। अच्छी क्वालिटी की कंपनी और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में डिफरेंस होता है, वैल्यूएशन का डिफरेंस। वैल्यूएशन देख कर इन्वेस्ट करें और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख कर इन्वेस्ट करें कि भाई जिस सेक्टर की कंपनी है फ्यूचर में क्या लग रहा है, आएगा रिटर्न, नहीं आएगा, क्या होगा, पहले का परफॉर्मेंस हुआ अलग चीज़ है, ठीक है। स्टॉक मार्केट फ्यूचर देखता है तो ज़रूर देखें। अब इक्विटी और बॉन्ड प्लेटफॉर्म, देखिए इक्विटी और बॉन्ड प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। सब जगह आपको दिख जाएगा साफ से कि भाई सेबी रजिस्ट्री वहाँ पे है कि नहीं, सेबी रजिस्टर्ड ठीक है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके थ्रू, क्योंकि ये सब ब्रोकर हैं। इक्विटी आप डायरेक्टली उनसे नहीं खरीद रहे हैं, वो सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है बीएससी एनएससी से खरीदने में। बॉन्ड प्लेटफॉर्म भी आपको हेल्प कर रहा है खरीदने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो खरीद रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, आपको सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, उस इंटरफेस से आप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो बंद भी हो जाएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके डीमैट अकाउंट में है, बॉन्ड्स डीमैट अकाउंट में है, या फिर इक्विटी जो आप ले रहे हैं वो डीमैट अकाउंट में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आपको देखना है कि इंटरफेस कैसा है, सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, और इंटरफेस मतलब आप सही से कन्वीनियंटली उस पर बाय सेल कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब सही से खरीद पा रहे हैं, सही से बाय कर पा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो है कि नहीं, अच्छा हेल्प मिल रहा है कि नहीं वहाँ से, ये सब चीज़ आप देखें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, आप जैसे इक्विटी का ब्रोकर है, ठीक है, तो भाई ब्रोकर है तो आपको स्टॉक का ऑप्शन है कि आप वहाँ या तो इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं, इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, या फिर ट्रेडिंग करें ना, कुछ सेकंड का कुछ मिनट का बाय सेल करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका कॉल है ना कि आप क्या करेंगे। अब आप जाकर वहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं, झूठ का ट्रेडिंग करने लगे, आपका पूरा पैसा डूब गया, तो आप ये नहीं बोलेंगे प्लेटफॉर्म ख़राब है, भाई आपकी गलती है,
प्लेटफॉर्म में तो इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन था ना, स्टॉक अच्छे क्वालिटी का स्टॉक खरीद के आप कुछ साल तक बैठे रहे, वो भी ऑप्शन है। लेकिन आपने उसके लिए आप वो सेलेक्ट नहीं करें, आप जा रहे हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस। देखिए उनका बिजनेस है ना, फ्यूचर्स ऑप्शन में उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो सही बात है, थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करेंगे, लेकिन पैसा आपका हार्ड एंड मनी, ठीक है, आपको खुद का देखकर इन्वेस्ट करना है। उसी तरह से बॉन्ड प्लेटफॉर्म में भी आपको सभी तरह के बॉन्ड्स मिलेंगे, जंग बॉन्ड भी मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी के बॉन्ड्स भी मिलेंगे ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी मिलेगा, ट्रिपल ए रेटेड भी मिलेगा, ट्रिपल बी भी मिलेगा तो वहाँ पे आपको देखना है कि भाई अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले जो वेल नोन ब्रांड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, क्योंकि जो ख़राब वाला पेपर रहेगा, ख़राब रेटेड रहेगा, वहाँ पे आपको 12% का रिटर्न, 13% का रिटर्न। अब वहाँ पे लालच में आप जाकर 12-13% वाले में इन्वेस्ट करेंगे, पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, तो आप कहेंगे बॉन्ड प्लेटफॉर्म ख़राब है। जी नहीं, बॉन्ड प्लेटफॉर्म ख़राब नहीं, आपकी गलती है, वहाँ तो अच्छा बॉन्ड भी था, ठीक है, आपने अच्छा बॉन्ड नहीं खरीदा, आप लालच में खराब बॉन्ड खरीदने गए और आपका पैसा डूब गया। तो ये सब चीज़ समझें, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरली उनका बिजनेस है, जो खराब वाले बॉन्ड्स होंगे ना उस पर थोड़ा कमीशन ज़्यादा मिलता है, तो सही बात हो, थोड़ा आप ट्राई करेंगे ज़्यादा प्रमोट करें, लेकिन भाई पैसा आपका हार्ड एंड मनी है, आप तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे ना, किसी के कुछ भी बोल देने से आप कॉल नहीं लेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे ना। तो ये सब समझे, कहीं से भी करें, बट मेरा ये सिर्फ कहना है भाई सोच समझ कर, बिना सोचे समझे करेंगे और पैसा डूबता है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, उनकी गलती यहाँ पे काफ़ी कम होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉलेज बढ़ाएं, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दूसरे को गलत है सही है बोलने से कुछ नहीं होगा। सेबी रजिस्टर्ड हैं और जो भी कर रहे हैं ना रूल रेगुलेशन के अंतर्गत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका डूबेगा तो आपका डूब जाएगा। आप बोलेंगे ख़राब है अच्छा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। तो आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। यूलिप्स, देखिए इंश्योरेंस का जब भी बात होता है ना तो वहाँ पे टर्म प्लान है, यूलिप है और ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, 3 तरह का ऑप्शन आपके पास होता है। तो अच्छा ख़राब के चक्कर में मैं तो जनरली पढ़ता नहीं हूँ ना, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा का मतलब कि आप रख ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें, इतना ज़्यादा पैसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, होता है काफ़ी लोगों को ऐसा ना, इतना ज़्यादा पैसा है तो जहाँ चाहे इन्वेस्ट करें, ट्रेडिशनल करें, यूलिप करें, जहाँ करें, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा है भाई, करेंगे क्या, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो चलता, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान होना चाहिए। सिंपल, आई होप ये क्लियर हो गया। इसके बाद लमसम करने का समय है कि नहीं, तो देखिए इस पे तो मैंने कई बार वीडियो बनाया है ना। देखिए अगर मुझसे पूछा जाए तो भाई लमसम अगर कोई बहुत बड़ा पैसा है एक साथ इन्वेस्ट करना मेरे अनुसार तो अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा, मैं भी ये नहीं करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी पैसा है उसे जब मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिरा, क्योंकि गिर तो ऑलमोस्ट डेली रहा है ना, ज़्यादातर गिर ही रहा है, लेकिन डेली गिरा इसका ये मतलब नहीं कि डेली जाकर इन्वेस्ट करूँ भाई। कुछ दिनों पे जब बहुत बड़ा गिरावट, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जा रहा है, तो कुछ दिनों पे जब बहुत ज़्यादा गिरावट आ रहा है उस समय थोड़ा सा, मे बी 100 रुपीज़ है ना, तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 20 रुपीज़, और उसको जब मार्केट कुछ दिनों पे थोड़ा ज़्यादा गिरे तब इन्वेस्ट करें। और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 10 रुपया, 100 रुपया में 10 रुपया कर दें। और जब बहुत ज़्यादा गिरे कुछ दिनों के गैप पे, डेली नहीं, कुछ दिनों गैप पे, तो 10 रुपया इन्वेस्ट करते रहें, जैसा आपका कन्वीनियंस हो उसके अनुसार आप कॉल लें। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा पैसा एक साथ नहीं करें, क्योंकि ट्रम्प अंकल अभी क्या करेंगे किसी को नहीं पता, इनफैक्ट उनको भी नहीं पता है, ठीक है। अचानक उनके दिमाग पे कुछ आता है और वो फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। इसीलिए सतर्क रहें। अप्रैल महीना बहुत क्रूशियल हो सकता है, अगले 5 से 10 दिन में ही ट्रम्प अंकल को जो करना है, कुछ बड़ा करना अगर चाहते हैं तो कर देंगे और क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या करने जा रहे हैं। तो अननेसेसरी रिस्क लेना अभी फ़िलहाल नहीं लगता है कि मतलब बनता है, बट हाँ मार्केट में लूज़ आउट नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा इन्वेस्टेड रहता हूँ, ज़्यादातर थोड़ा बहुत पैसा है जो कि मार्केट अगर ज़्यादा गिरता है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सही चुनो और पड़े रहो।